आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त है प्रहार का और प्रहार में आज बात करेंगे यूपी के चुनावी रण से पहले ध्रुवीकरण के नए खेल की। मुस्लिम वोट को एकजुट करने के लिए समाजवादी पार्टी के मुस्लिम सांसद अब हिंदुओं को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं। बड़ी खबर मुरादाबाद से है, जहां सपा सांसद जावेद अली ने हिंदुओं को लेकर भड़काऊ बयान दिया। राज्यसभा सांसद जावेद अली ने कहा कि देश का बहुसंख्यक समाज काफी हद तक जहर हो गया है। बहुसंख्यक यानी हिंदू समाज पर बीजेपी के फैलाए जहर का असर पड़ा है। जावेद अली ने यह भी कहा कि बीजेपी की वजह से हिंदू और मुस्लिम के बीच दूरी बढ़ गई है। धर्म के आधार पर लोगों का एक दूसरे पर भरोसा टूट गया है। मुस्लिम बाहुल्य मुरादाबाद में खड़े होकर जावेद अली ने यह भी कहा कि जहां मुस्लिम आबादी कम और हिंदू आबादी ज्यादा होती है, वहां हिंदुओं को समझाना मुश्किल होता है। तो ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की होड़ ऐसी है कि अब देश के बहुसंख्यकों को ही जहरीला बता रहे हैं सपा के राज्यसभा सांसद। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाए गए जहर को बहुसंख्यक आवाम निगलने लगा है, वो जहरीला हो गया है काफी हद तक। मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर आपस में जो एक दूसरे पर विश्वास होता था, वो विश्वास धर्म के आधार पर काफी उसके अंदर कमी आई है और वो विश्वास टूटा है। तो ऐसा पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली ने इस तरीके का कोई बयान दिया हो। समय समय पर उनके बयान चर्चाओं में रहते हैं और जब नेता सीधे तौर पर एक समाज को जहरीला बताने लगे तो समझा जा सकता है कि उस राज्य में चुनाव अब नजदीक आ गए हैं। ये सीधे तौर पर मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति है, ये सीधे तौर पर मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करने की राजनीति है जो जावेद अली कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाए गए जहर को बहुसंख्यक आवाम निगलने लगा है, वो जहरीला हो गया है काफी हद तक। मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर आपस में जो एक दूसरे पर विश्वास होता था, वो विश्वास धर्म के आधार पर काफी उसके अंदर कमी आई है और वो विश्वास टूटा है। अब जावेद अली ने बयान दिया तो उस पर प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद हैं, उनका भी बयान सामने आ गया और इस बयान की उन्होंने निंदा की। हिंदुओं को लेकर जावेद अली के बयान को इमरान मसूद ने गलत बताया है। ये वही इमरान मसूद हैं जो समय समय पर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन जानते हैं कि चुनाव से ठीक पहले अगर बहुसंख्यक नाराज हुआ तो इंडिया अलायंस को भुगतान करना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल गलत बात है। इस तरह के बयान किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। बहुसंख्यक समाज के अंदर बहुसंख्यक लोग मीठे हैं, मोहब्बती हैं, तो ये बयान किसी भी सूरत में जायज नहीं है। अब एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो हिंदुत्व की पिच पर सवार हो रहे हैं। अखिलेश यादव हैं जिनको सनातन की चिंता है। ऐसे में उनके अपने ही सांसद अगर बहुसंख्यकों को जहरीला बताएंगे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अखिलेश यादव के लिए कितनी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। बीजेपी हिंदुत्व की विजय रथ पर सवार है। मोदी के नेतृत्व में देश का हिंदू बीजेपी को जमकर वोट कर रहा है। ऐसे में विपक्षी दलों में खलबली मची है। कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी की हिंदुत्व वाली राजनीति पर बड़ा हमला किया। गहलोत ने कहा कि बीजेपी हिंदुत्व वाली राजनीति करती है, एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं देती। यूपी में 403 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी को टिकट देने के लिए एक भी मुसलमान नहीं मिलता। गहलोत ये भी कह रहे हैं कि अगर आज इंदिरा गांधी होती तो वो बीजेपी पर बैन लगा देती। धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं लोग जानबूझ करके। 400 सीटें हैं, 402 या 404 यूपी में, एक सीट मुसलमान को नहीं दे रहे हो आप।
और आप राजनीतिक पार्टी हो। अरे आप दिखावटी दे के 5 सीटें बताने के लिए देशवासियों को हम तो बिल्कुल हिंदुत्व वाली पार्टी है। वो मुख्तार अब्बास नकवी बेचारे बोलते थे लंबे अरसे तक, क्या प्यारी करते थे, शानदार बीजेपी की, शाहनवाज खान मंत्री थे, सबको घर में डाल दिया। अरे जिसकी सोच ये हो हिंदूवादियों को, हिंदुत्व वालों को भड़काओ और राज करो, और इंदिरा गांधी जैसी नेता होती ना तो ऐसी पार्टी में बैन लगा देती वो बीजेपी जैसी पार्टी। आप एक हिंदुत्व को लेकर आप पार्टी चला रहे हो, आप हिंदू को लेकर राजनीति करना चाहते हो। देखिए, बात तय है कि अब उत्तर प्रदेश में सियासी धड़े अलग अलग हो चुके हैं। साफ तौर पर हिंदुत्व की राजनीति बीजेपी कर रही है तो मुस्लिम अपीसमेंट की राजनीति कांग्रेस के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी कर रही है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री के साथ एक नया समीकरण बन सकता है। यूपी के दंगल में अब ओवैसी की एंट्री हो गई है। ओवैसी ने यूपी चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। ओवैसी ने अखिलेश को चुनाव में गठबंधन का ऑफर दिया है। ओवैसी ने कहा है कि वो यूपी में बीजेपी को सत्ता में लौटने से रोकने के लिए गठबंधन करने को तैयार हैं, बशर्ते उन्हें सम्मान और बराबरी का दर्जा दिया जाए। अगर कोई दोबारा बीजेपी को सत्ता में आने को रोकने की ये कोशिश करता है तो मैं यहां पर खड़े होकर कह रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनका साथ देने के लिए तैयार है। अगर इज्जत के साथ बातचीत होगी, हिस्सेदारी की बातचीत होगी तो मजलिस और ओवैसी तैयार है। मगर अगर तुम बीजेपी को रोकने के नाम पर मुझसे और मटेरा की जनता से कहोगे कि तुमको दरी बिछाना पड़ेगा, अब दरी नहीं बिछाई जाएगी, अब हिस्सेदारी और बराबरी की लड़ाई होगी इंशाअल्लाह ताला। तो ओवैसी उसी पिच पर उतर गए हैं जिस पिच पर खेलकर बिहार में ओवैसी को बड़ी कामयाबी मिली थी। वहां भी तेजस्वी यादव से गठबंधन की कोशिश असदुद्दीन ओवैसी ने की थी और जब गठबंधन नहीं हुआ था तो ये दरी वाला नैरेटिव सेट किया था जिससे उन्हें बड़ा फायदा हुआ था। अब ओवैसी बहराइच पहुंच गए हैं। अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं क्योंकि अगर मुस्लिम वोट बैंक बटेगा तो अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा मुश्किलें होंगी। लेकिन टीएमसी की बगावत पर भी इसी रैली से असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसा। ओवैसी ने कहा टीएमसी के नेता सिर झुकाकर लाइन लगाते हुए बीजेपी के साथ हो गए हैं। दिल में मदीना, आंख में काबा कहने वाले बीजेपी के साथ चले गए हैं। बहराइच में चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए ओवैसी ने टीएमसी बगावत को लेकर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव दोनों को घेरा। अखिलेश दीदी की मदद करने के लिए और वहां पर लाइन लगाकर बीजेपी में शामिल हो रहे तो क्या मैं आयतल कुर्सी पढ़कर उन पर फूका था कि तुम जाओ बीजेपी में? बेशर्मी की हद कर दिए। अरे कल तक जो कहते थे कि दिल में मदीना, आंख में काबा, और बाबा बंगाल जाकर बोले कि बंगाल को काबा की जमीन नहीं बनने देंगे, अब बाबा के साथ बैठकर जिसने कहा था कि दिल में मदीना, आंख में काबा, दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं। दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं और गाली किसको दे रहे हैं? ओवैसी को। अरे मैं जानता था ये तमाम के तमाम कठपुतलियां हैं बीजेपी आरएसएस के। एक हवा के झोंके में तमाम के तमाम ने सर झुका दिया और बीजेपी में चले गए। बताओ अखिलेश यादव जो ममता बनर्जी के 20 एमपी चले गए, क्यों गए वो? उनको कोई कुछ नहीं बोलता। और असदुद्दीन ओवैसी आपके हक के लिए, आपकी सियासी लीडरशिप के लिए आ रहा है तो इन सबको डर लगता है। डरना पड़ेगा तुमको, आप डरना पड़ेगा क्योंकि ये नौजवान अब जाग चुका है। अब डर दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं, गठबंधन करने की भी कोशिश ओवैसी कर रहे हैं। सीधे तौर पर मुस्लिम वोट बैंक पर उनकी नजर है और ये वोट बैंक अखिलेश यादव का पक्का वोट बैंक है। विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, जावेद अली का बयान, इमरान मसूद का उस पर काउंटर करना और फिर अशोक गहलोत का बीजेपी पर निशाना साधना और इन सब के बीच ओवैसी का मुस्लिम पॉलिटिक्स में तड़का लगाना, क्या नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत में? मुस्लिम वोट बैंक किसका होगा और कितना बटेगा?
प्राची, यही वो अहम सवाल है जिसका जवाब निश्चित तौर पर इस समय जो राजनीतिक एक्सपर्ट हैं वो भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और जो सियासी दल के नेता हैं वो तो निश्चित तौर पर अपनी बिसात आगे बिछा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव भले ही 2027 में होना हो, मौसम इस समय 2026 का चल रहा है, गर्म मौसम चल रहा है, लेकिन जिस तरीके की सियासत उत्तर प्रदेश में चल रही है उसने सियासी पारा उत्तर प्रदेश का ज़रूर बढ़ा दिया है। चाहे जावेद अली की बयान हो, चाहे उस पर काउंटर हो उसमें आरिफ मसूद का, और उसके बाद अगर असदुद्दीन ओवैसी की बात कर लिया जाए तो ओवैसी ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के सामने खुला ऑफर रखा है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए अगर कोई भी हमारा साथ चाहेगा तो हम उसके साथ आने को तैयार हैं, लेकिन हमको जो हिस्सा चाहिए वो बराबरी का चाहिए। यानी कि अपनी हिस्सेदारी की बात कही है, मुस्लिम नौजवानों को नेता बनाने की बात कही है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही है, जो बिहार में उनका नैरेटिव सफल हुआ, महाराष्ट्र में सफल हुआ, उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में सफल हुआ कि मैं आपको दरी से उठाने आया हूं, यानी कि आप सिर्फ दरी बिछाओ इसके लिए मैं यहां नहीं आया हूं, मैं आपको सियासी लीडरशिप देने आया हूं। तो ओवैसी का जो ये बयान है उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन हमेशा देखा जाता है कि अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अखिलेश यादव से जब बातचीत में ओवैसी का नाम लिया जाता है तो वो उसी तरीके से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं जैसा कि ओवैसी का अभी का ये ऑफर है कि वो सपा और बसपा के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। तो आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा इस बात को देखना कि ओवैसी के इस ऑफर पर समाजवादी पार्टी मुश्किल है विशाल, अगर ऑफर स्वीकार कर लेते हैं तो फिर मुस्लिम लीडरशिप में बंटवारा होगा, और अगर ऑफर स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर मुस्लिम वोट बैंक में बंटवारा होगा, जैसा तेजस्वी यादव के साथ बिहार में हो चुका है। शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे अयोध्या राम मंदिर में आस्था की आड़ में चंदे के हेरफेर की। अयोध्या में चढ़ावे के पैसों की चोरी के आरोपों में अब बड़े पैमाने पर छानबीन शुरू हो गई है। छानबीन के एसआईटी की टीम ग्राउंड पर उतर गई है। सीएम योगी के निर्देश पर 3 मेंबर की एसआईटी टीम चंदा चोरी के आरोपों की तफ्तीश करने के लिए अयोध्या में मौजूद है। नोटों की गिनती से जुड़े करीब 50 कर्मचारी संदेह के घेरे में हैं। पुलिस और जांच एजेंसियों ने अब तक 5 कर्मचारियों से करीब 2 करोड़ रुपए की नकदी, 1 कार और 3 आईफोन बरामद किया है। लाखों करोड़ों की संपत्ति के प्रॉपर्टी के कागजात मिले हैं। एसआईटी की 3 मेंबर की टीम 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। अब तक कई कर्मचारियों के घर पर दबिश में लाखों कैश बरामदगी की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा समेत कई अन्य कर्मचारी जांच की रडार पर पहुंच चुके हैं। अब चंदा चोरी हुआ है जिससे किरकिरी सरकार की भी हो रही है, समिति की भी हो रही है। अखिलेश यादव लगातार सवाल पूछ रहे हैं। अब इस पर एसआईटी की जांच तेज हो गई है। 15 दिनों में एसआईटी को जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। रुचि कुमार मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, ऐसे वक्त में अयोध्या में चंदा चोरी का मसला सामने आया है जब अखिलेश यादव सनातन को लेकर सॉफ्ट हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार रामद्रोही होने का आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाते हैं। अब आने वाले वक्त में कितना बड़ा मसला बन सकता है? एसआईटी तो जांच कर ही रही है। एसआईटी जो जांच करेगी उसकी जिस तरह से रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट क्या कहती है, कैसे यहाँ पे चोरी हुई, मंदिर जो राम मंदिर जहाँ इस समय भी, आज तो सोमवार है और छुट्टी का दिन नहीं है, लेकिन आज भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है राम मंदिर में श्रद्धालुओं की जाने वाली। और ये जितने श्रद्धालु जा रहे हैं अपने श्रद्धा के हिसाब से कुछ ना कुछ दान ज़रूर करते हैं भगवान राम के लिए। अब वो जो दान भक्त कर रहे हैं वो भगवान राम के पास ना पहुंच के लोगों की जेब में पहुंच रहा है। ये गंभीर मसला है। अब एसआईटी पूरे मामले को देखेगी, क्योंकि अगर आप इस राम मंदिर के अंदर जाएंगी तो बहुत ज़्यादा सुरक्षा के इंतज़ाम है। जहाँ जो 6 दान पात्र लगे हैं, जहाँ लोग कैश डालते हैं वहाँ भी सीसीटीवी लगे हैं, जहाँ काउंटिंग होती है वहाँ भी सीसीटीवी लगे हैं। करीब 50 के आसपास इसमें कर्मचारी लगाए जाते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी इसमें शामिल है। तो ये चोरी किस तरह से हुई, आखिर कहाँ से चोरी हो रही थी, कब से चोरी हो रही थी, कौन चोरी कर रहा था, कौन आग बंद करके बैठा था, ये लोगों को पता कैसे नहीं चला, कैसे इसका खुलासा हुआ, ये सारी चीज़ें जांच में जब सामने आएंगी तो ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो श्रद्धालु हैं वो इस इंतज़ार में है कि इस सच का पता चले कि ये आरोप है कि सच है कि इस मंदिर में जो चढ़ावा आ रहा है उसमें करोड़ों रुपये की हेर फेर हो गई है। बिल्कुल रुचि, देखिए सियासत का एक अलग पहलू हो सकता है, लेकिन ये गंभीर मसला है कि राम मंदिर में चोरी हुई, राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी हुई और चोरी करने वाले भी अंदर के ही कर्मचारी हैं। अब एसआईटी ही खुलासा करेगी कि चोरी किस किस स्तर पर हुई है। शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए।
अब देखिए, एसआईटी अयोध्या में संदिग्धों से पूछताछ करेगी, ट्रस्ट के पदाधिकारियों के बयान भी लेगी। चढ़ावे की गिनती करने वाले स्टाफ लवकुश मिश्रा के रुदौली के घर से पुलिस को 10 से 12 लाख रुपए कैश मिला था। हालांकि इस मामले में अभी कोई मुकदमा नहीं हुआ है। एसआईटी मंदिर के पूर्व कर्मचारी महिपाल सिंह से भी पूछताछ कर सकती है। महिपाल ने दान के गबन को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। एसआईटी देखेगी कि सीसीटीवी की निगरानी और कड़ी सुरक्षा के बाद भी दान में हेराफेरी कैसे हो सकती है। जी बताइए, कहाँ से आप लोग आए हैं, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सौरभ चौबे है। मैं जमशेदपुर से आया हूँ। स्पेशली मेरी मदर के लिए फर्स्ट टाइम था, जो बहुत ही सुखद अनुभव रहा है इनका। अयोध्या में फर्स्ट टाइम ये आई हैं हम लोग। जानकारी में आया कि जो चंदा चढ़ता है, जो चढ़ावा चढ़ता है, उसमें कुछ गबन की बात आई, चोरी की बात आई है। हाँ, मैंने अभी रिसेंट में ही एक ऐसा न्यूज़ सुना था जिसमें कुछ ऐसा था कि उन्होंने कुछ ऐसा खरीदारी की है कुछ मंदिर के दान पेटी से, कुछ ऐसे पैसों से। तो इससे थोड़ा सा जनता का भरोसा थोड़ा कमजोर होता है। तो मुझे लगता है सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है योगी सरकार है तो बिल्कुल कड़ी कार्रवाई होगी। हम लोग इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत है। आप मेरी मदर से जी कहाँ से आए? आप भी जमशेदपुर से? हाँ, जमशेदपुर। आप बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर, आपने दर्शन किए हैं प्रभु के? आए तो हमको बहुत अच्छा लगा। हमको राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि ट्रस्ट एसआईटी की जांच में पूरा सहयोग करेगा। निष्पक्ष जांच के जरिए भक्तों का विश्वास बहाल करना पहली प्राथमिकता है। जितना सहयोग ये समिति एसआईटी चाहेगी, जिला प्रशासन से भी मेरी कल बात हुई, उन लोगों ने भी पूरी तरीके से जो भी हो सकता है सहयोग की बात बताई है। तो ये एक टीम एफर्ट है और एक तरीके से इस मंदिर में एक मोड़ जो क्रॉस रोड था वो आया। उस क्रॉस रोड को अब हम पार करके आगे का भविष्य देख रहे हैं। और अब बड़ी खबर कोलकाता से, जहां टीएमसी में टूट के बीच ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। अभिषेक बैनर्जी पर सीआईडी और बंगाल पुलिस के बाद अब ईडी ने भी शिकंजा कस दिया है। बड़ी खबर यह है कि अभिषेक बैनर्जी से टीचर भर्ती घोटाले के मामले में ईडी पूछताछ कर रही है। अभिषेक से प्राइमरी टीचर भर्ती घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी सवाल जवाब कर रही है। इस मामले में ईडी की जांच सीबीआई की तरफ से दर्ज एफआईआर के आधार पर चल रही है। सीबीआई ने एफआईआर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज की थी। आरोप है कि प्राइमरी टीचर भर्ती प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन कर अयोग्य, गैर सूचीबद्ध और कम रैंक वाले उम्मीदवारों को नियुक्तियां दी। ये सब कुछ आपराधिक साजिश के तहत किया गया। ईडी इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी शामिल हैं। ओंकार मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओंकार, अभिषेक बैनर्जी की मुश्किलें कितनी बड़ी हैं? अभी सीआईडी के सवालों का सामना कर ही रहे थे कि शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने उन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। देखिए, असेंबली में फर्जी सिग्नेचर के मामले पे कल लगभग 8 घंटे से भी ज़्यादा पूछताछ किया गया अभिषेक बंदोपाध्याय को, और आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से उन्हें बुलाया गया है और सुबह 11 बजे अभिषेक बंदोपाध्याय पहुंच भी गए हैं। और अभिषेक बंदोपाध्याय इस वक्त पूछताछ किया जा रहा है अभिषेक बंदोपाध्याय से, क्योंकि प्राइमरी टीचर भर्ती घोटाले मामले पे लिप्स एंड बाउंस नाम के एक कंपनी का नाम सबसे पहले सामने आया था। और ये लिप्स एंड बाउंस कंपनी जो है वो फिलहाल रजिस्टर्ड है अभिषेक बंदोपाध्याय के माता और पिता के नाम पर। तो उसी बारे में वो पूछताछ एनफोर्समेंट डायरेक्टर के तरफ से किया जा रहा है कि उस समय इस लिप्स एंड बाउंस कंपनी को सामने रखते हुए कितने अयोग्य लोगों को नौकरियां दिया गया था। और इसके साथ साथ सीबीआई के पास एक ऑडियो रिकॉर्ड भी है जो सीबीआई से ईडी को ट्रांसफर कर दिया गया था, और उसी ऑडियो रिकॉर्डिंग में अभिषेक बंदोपाध्याय का नाम लगातार किया जा रहा है। यानी कि ये जो पूरी मामला है, इस मामले में अभिषेक बंदोपाध्याय का कितना महत्व था, वो कितने पैसे लिए थे, पार्टी टूट रही है, पार्टी के 20 सांसद दूसरी पार्टी में विलय कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अभिषेक बैनर्जी जिनको लेकर ये नाराजगी है वो खुद अब परेशानियों में घिरे हुए हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए ओंकार। तो देखिए, अभिषेक बैनर्जी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है तो उनकी पार्टी तिनके की तरह बिखर गई है। टीएमसी के 28 में से 20 लोकसभा सांसदों ने दूसरी पार्टी में विलय होने का ऐलान कर दिया है। यानी पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा में 80 में से 64 विधायकों ने बगावत की। नेता प्रतिपक्ष का पद ममता खेमे से छीन लिया गया और अब लोकसभा में भी टीएमसी के 28 में से 20 सांसद बागी हो गए हैं। बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और एनसीपीआई यानी नेशनलिस्ट सिटीजन्स
पार्टी ऑफ इंडिया में विलय करने का ऐलान कर दिया। एक ऐसी पार्टी जो रजिस्टर्ड तो है लेकिन जिसका कोई एक भी विधायक नहीं है। अब एकाएक इस पार्टी के पास 20 लोकसभा में सांसद हो चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिहार की, जहां पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी बंगले पर घमासान जारी है। 10 सर्कुलर रोड के सरकारी आवास को बिहार सरकार ने 29 मई को खाली करने का नोटिस दिया था। सरकार ने इसके लिए राबड़ी देवी को 15 दिन का समय दिया था, जिसकी मियाद आज पूरी हो गई है। ऐसे में देखना होगा कि आज राबड़ी देवी बंगला खाली करती हैं या नहीं। सरकार ने आरजेडी नेता को 10 सर्कुलर रोड की जगह 39 हार्डिंग रोड का मकान आवंटित किया है। 10 सर्कुलर रोड में लालू परिवार पिछले 20 साल से रह रहा है। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग में अब ये बंगला सम्राट सरकार में मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित किया है। राबड़ी देवी कह चुकी हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो बंगला खाली नहीं करेंगी। हालांकि राबड़ी देवी इससे पहले शनिवार को पटना के कौटिल्य नगर स्थित अपने निजी बंगले पर निरीक्षण करने जरूर पहुंची थी। माना यह जा रहा है कि अगर सरकारी आवास वो खाली करती हैं तो लालू परिवार इसी घर में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन 10 सर्कुलर रोड पर सुरक्षा में तैनात आरजेडी कार्यकर्ताओं का कहना है कि आज राबड़ी देवी सरकारी आवास को खाली नहीं करने वाली है। लालू परिवार का पता बदलने वाला है। 10 सर्कुलर रोड, जहां 2 दशक से भी अधिक समय से लालू परिवार रह रहा था, वो बंगला अब खाली होने वाला है, क्योंकि भवन निर्माण विभाग की तरफ से उन्हें नोटिस दिया गया, 3 बार नोटिस दिया गया। और अब जिस बंगले में शिफ्ट करने वाली हैं राबड़ी देवी, ये वो बंगला है। हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर। कौटिल्य नगर में ये निजी बंगला बन रहा है राबड़ी देवी का, और यहाँ पर अब तैयारी लगभग पूरी हो गई है और इसी जगह अब पूरा परिवार जो है वो शिफ्ट होने वाला है। ये बंगला बहुत पहले से था और इसी एड्रेस पर तेजस्वी यादव के जो आधार कार्ड हैं या वोटर कार्ड हैं उनके डॉक्यूमेंट्स का एड्रेस रहा है। लेकिन ये बंगला जो निजी बंगला है अब ये पूरी तरह से तैयार हो गया है, क्योंकि इसी बंगले में राबड़ी देवी अपने परिवार के साथ शिफ्ट करेंगी। हालांकि 39 हार्डिंग रोड आवंटित किया गया है सरकारी बंगला, लेकिन उस बंगले में राबड़ी देवी जाना नहीं चाहती हैं। ये भी कहा जाता है कि वो बंगला काफ़ी अनलकी है और शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि राबड़ी देवी उस बंगले में जाना नहीं चाहती हैं। लेकिन जो इनका निजी बंगला है कौटिल्य नगर में, ये लंबे समय से तैयार हो रहा था। और जब भवन निर्माण विभाग की तरफ से बार बार नोटिस आया, उसके बाद राबड़ी देवी भी अभी पिछले कुछ दिनों में लगातार यहाँ पर पहुँची, निरीक्षण किया और कहा जा रहा है कि ये बंगला अब लगभग तैयार हो गया है। आखिरी चरण में जो तैयारियां हैं वो पूरी की गई हैं और यहाँ देखिए जो बगल की चहारदीवारी है वो काफ़ी ऊंची रखी गई है। पीओके और पाकिस्तानी सेना के बीच में समझौते की सारी उम्मीदें टूट गईं। अब पीओके में पाकिस्तान का झंडा कहीं दिखाई नहीं देगा। आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो कभी पीओके नहीं आ पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने नमाज के वक्त पीओके में गोली चलाई। पाकिस्तानी आर्मी की गोलीबारी में 9 लोगों की जान चली गई है। अस्पतालों में घायलों की लाइन लगी है। पीओके अब सिर्फ धरना नहीं देगा, बल्कि पीओके में बलूचिस्तान वाला तरीका अपनाया जाएगा। केपीके वाली युद्ध नीति पीओके ने लागू कर दी है। आसिम मुनीर के खिलाफ 3 फ्रंट मोर्चा खोल दिया गया है। पीओके, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा 3 जगहों से आजादी का इनकलाब शुरू हो चुका है। पीओके में मुनीर आर्मी कत्लेआम कर रही है। लोग मस्जिद की तरफ गए तो रेंजर्स की 40 से 50 गाड़ियों ने ऐसी फायरिंग की कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी फायरिंग नहीं देखी। चारों तरफ से फायर आया, जिसमें हमारे 2 जवान पलंदरी के वो शहादत नोश की उन्होंने। बलूचिस्तान में आग लगाई जा रही है। ये आज फिर 2 टेंडर को जलाया गया है बलूचिस्तान में। अफसोस हमारे बलूचिस्तान की हालत पे कि हर रोज ये वाकयात हो रहे और हुकूमत कोई संजीदगी से काम नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में खून बहाया जा रहा है। पाकिस्तान में जहां वर्दी वहीं दहशतगर्दी। जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है।
पाकिस्तान का कोना कोना टूटेगा। पीओके आजादी के लिए अड़ गया। बलूचिस्तान आजादी के लिए पाकिस्तानी सेना से भिड़ गया है। खैबर पख्तूनख्वा भी आजादी के लिए बढ़ गया है। एक तरफ आसिम मुनीर की सेना है, दूसरी तरफ बलोच हैं, पश्तून हैं, पीओके वाले हैं और घमासान युद्ध होने वाला है। पाकिस्तान ने अब तक बलूचिस्तान के लड़ाकों का विद्रोह देखा। बीएलए का युद्ध देखा है। पश्तूनों का क्रोध देखा है। टीटीपी का हमला देखा है। लेकिन जो पाकिस्तान देखने वाला है वो सबसे खतरनाक होगा। पीओके में जब मांगने से हक नहीं मिला तो हथियार से अब हक छीना जाएगा। पीओके अपनी खुद की सेना बना रहा है। पीओके के यूथ बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हथियार उठाने लगे हैं। पीओके में नमाज के दौरान गोलियां चलाकर मुनीर ने पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है। पीओके में अब तक रात के अंधेरे में गोलियां चलाई जा रही थी। पाकिस्तानी सेना चुपके चुपके हमले कर रही थी, लेकिन अब खुल्लम खुल्ला जंग शुरू हो गई है। रेंजर्स वाले और एफसी वाले सब मिक्स लोग थे वो लोग। तो उन्होंने बस आके सबसे पहले तो वो लोग पैदल आए 20 से 25 की तादाद में, 30 की होंगे। उनने आए, ये रुकावटें वगैरह हटाई हैं। उसके बाद इन्होंने कैमरे शैमरे तोड़े। फिर उनके तकरीबन 30 से 32 डाले हैं जिन्होंने इधर आके फायरिंग शायरिंग की है। फिर उसके बाद वो लोग गए, वहां पर एक बेकरी है जैन बेकर्स नाम की बेकरी, वहां उसका कैमरा तोड़ा है, कैमरे वगैरह भी तोड़े और उसका जो लॉक है वो भी तोड़ा है। फिर उसके अंदर घुसे, जितने सामान था लूट मार किया। उसके बाद आगे एक पंप है, पंप पे गए, वहां से 1,40,000 रुपया उन्होंने उन बंदों से खींचा है और उस लड़के को लेके इधर आके मारा शारा भी है। बेकरी वाले लड़के को लाते शाते मारी है ये वो। तो इस वक्त जो रावलाकोट धरना है उसमें लगभग कितनी तादाद होगी जो लोग इस वक्त धरना देकर चारों तरफ रावलाकोट शहर के बैठे हुए? सर देख में तो काफी अवाम है, मतलब 50,000 से ऊपर अवाम होगी, लाख के। अगर टोटल अवाम मिलाई जाए तो वो ये है कि लाख के पास या इससे ऊपर होगी अवाम। तो जो गुज़श्ता दिनों यहाँ पर रावलाकोट में शहादतें हुई हैं उनकी तादाद कितनी है? सर उनकी कोई कंफर्म तादाद नहीं बता सकते, क्योंकि उन्होंने जो लाशें वगैरह है वो ही छुपा ली हैं और बिल्कुल गुंडा राज बनाया हुआ है, बर्बरियत चल रही है। पीओके और बलूचिस्तान के बीच करीब 1300 किलोमीटर की दूरी है। दोनों का कल्चर अलग है, लेकिन समस्या एक ही है। आसिम मुनीर ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है पाकिस्तानी काबज़ फौज। बलूचिस्तान का पैमाना सब्र लबरेज होने को है। आम लोग तंग हैं, कारोबारी तबका तंग है, ट्रांसपोर्टर तंग हैं, वकला और सिविल सोसाइटी के लोग तंग हैं, ताजर बिरादरी तंग है। और वो किस कदर तंग हैं इसका इजहार उन्होंने आज हड़ताल करके किया। पहिया जाम हड़ताल और शटर डाउन हड़ताल। गाड़ियाँ जलाई जा रही हैं, लोगों का कीमती सामान जो है वो नजर आतिश किया जा रहा है। बलूचिस्तान में जैसे ही दाखिल होंगे आपको सड़क पर विद्रोह, बगावत और आक्रोश के सबूत मिल जाएंगे। बलूचिस्तान में विद्रोह का नया तरीका अपनाया गया है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कोयला बलूचिस्तान में होता है। बलूचों के कोयले से पाकिस्तान आगे बढ़ता है। लेकिन अब जो ट्रक पाकिस्तानी सरकार के लिए काम करते हैं, जो ट्रक पाकिस्तानी पंजाब में कोयला पहुंचाते हैं, उनको उसी कोयले की आग में जलाया जा रहा है। बलूचिस्तान में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। जो लोडेड गाड़ियां आ रही होती हैं, जो स्पेशली कोयला या कुछ किस्म की चीज़ लेके आती है, हरनाए क्योंकि एक बहुत बड़ा ऐसा इलाका है जहाँ पे बहुत कोयला निकाला जाता है, तो उन गाड़ियों को रोक कर हाईवेज पे उनको आग लगाई जाती है, जलाया जाता है। ये कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ नया ट्रेंड है। वैसे तो अगर हम अभी रिसेंट पास्ट की बात करें तो ईद के आसपास जो
क्या कहते हैं उसको, जो ट्रेन थी जो लोगों को लेकर जा रही थी जाफर एक्सप्रेस के पास, शटल ट्रेन थी, उसको निशाना बनाया गया और एक बहुत बड़ा हमला किया गया। अब ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने जो मुख्तलिफ हाईवेज हैं बलूचिस्तान के अंदर, उसके ऊपर अपना एक कंट्रोल हासिल कर लिया है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान की जितनी भी फौज है, 5 लाख है, 6 लाख है या 7 लाख है, अगर सारी की सारी डिप्लॉयमेंट भी वहां बलूचिस्तान के अंदर की जाए तब भी हालात कंट्रोल में नहीं आएंगे। हालात तब कंट्रोल में आएंगे जब वहां पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी। बलूचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा की दूरी 1100 किलोमीटर है। बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा का कल्चर एकदम अलग है, लेकिन यहां पर भी समस्या एक ही है, आसिम मुनीर। खैबर पख्तूनख्वा में कब कहां से गोली चल जाए, खून की होली शुरू हो जाए, किसी को नहीं पता। पख्तूनख्वा का नॉर्थ वजीरिस्तान हो या साउथ वजीरिस्तान हो, ऐसा कोई इलाका नहीं जहां पर पाकिस्तानी वर्दी सबसे बड़ी दुश्मन ना हो। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पीओके तीनों ऐतिहासिक और कल्चर में अलग हैं, लेकिन तीनों की क्रांति अब एक ही है, पाकिस्तान से आजादी, आसिम मुनीर से आजादी। लोकतंत्र और मार्शल लॉ में एक बड़ा अंतर होता है। लोकतंत्र में लोगों की बात सुनी जाती है, जबकि मार्शल लॉ में हर विरोध को विद्रोह माना जाता है और वर्दी वालों को बस तरीका आता है। पाकिस्तान की गद्दी में जब भी कोई तानाशाह बैठा है, तब उसने पाकिस्तान को बर्बाद ही किया है। जनरल अयूब खान के वक्त में पाकिस्तान 1965 की जंग हारा। जनरल याहिया खान के दौर में पाकिस्तान 1971 में 2 टुकड़े में टूट गया। जनरल जिया के वक्त में 1984 में पाकिस्तान सियाचिन हारा। जनरल मुशर्रफ के वक्त में पाकिस्तान करगिल हारा, और अब आसिम मुनीर के दौर में पाकिस्तान फिर टूटने वाला है। लेकिन पाकिस्तानी सेना की एक बड़ी खासियत है, वो जब भी हारती है, हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ देती है और जो सवाल उठाता है उसे गद्दार बना देती है। नापाक फौज, जो कि मुल्क की सबसे बड़ी गद्दार है, दुश्मन है और दहशतगर्द है, उन्होंने पिछले 75 साल से ठेका लिया हुआ है कि लोगों को दहशतगर्दी का सर्टिफिकेट दें। इसकी शुरुआत उन्होंने सबसे पहले बंगालियों से करी कि उनको दहशतगर्द करार दिया, जिसकी वजह से मुल्क के 2 टुकड़े हो गए। उसके बाद उन्होंने मुहाजिरों को दहशतगर्द करार देकर 30 साल तक कराची को आग में झोंक दिया। फिर बलोचियों को दहशतगर्द करार दिया और अभी तक बलूचिस्तान की हालत देख लेंगे वहां पे चल के आ रहा है। उसके बाद वो पख्तूनों के पीछे गए, उनको दहशतगर्द कहा और फिर पख्तूनों के साथ कैसी दुश्मनी दिखाई वो भी देख लें। और फिर तो उन्होंने हद ही कर दी कि मुल्क की सबसे बड़ी प्योरली डेमोक्रेटिक प्रोसेस बिलीव करने वाली पॉलिटिकल पार्टी को दहशतगर्द करार दिया। तो हालात और मजीद बुरे से बुरे होते जा रहे हैं कि इस नापाक फौज ने आजाद कश्मीर की एक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जो कि एक सोशो पॉलिटिकल ग्रुप है, उनको अब कालादम करार दे दिया है। पाकिस्तानी सेना बलोचों से नफरत करती है। बलोचों को वो न पाकिस्तानी मानती है, न ही इंसान मानती है। बलोचों के घरों में आग लगा दी जा रही है। बलोचों को उनकी जमीन से भगाने की साजिश रची जा रही है। पाकिस्तानी सेना ने पूरे बलूचिस्तान को गद्दार करार दे रखा है, तो बलोचों ने भी हथियार उठा लिए हैं। पाकिस्तान ने आज हमें उस हद तक पहुंचा दिया गया है, पाकिस्तान के अंदर बलोच कौम, खासतौर पर बलोच कौम को तबाही और बर्बादी के तरफ गामजन किए गए। तालीमी इदारे बलूचिस्तान के अंदर तबाही बर्बादी के तरफ ले गए। पाकिस्तान और पाकिस्तानी ISI या पाकिस्तानी MIA या CTD के नाम से बलोच को मावरा अदालत न बाकायदा आए दिन टार्चर सेल और मकसूदा लाशें फेंक दी जा रही। दुनिया के अंदर बलोच की सच को दबा दिया जा रहा है, क्योंकि बलोच उस स्टेट तक पहुंच चुका है कि अपनी दुश्मन को पहचान चुका है कि दुश्मन मेरी कौन है। दुश्मन और सिर्फ GHQ रावलपिंडी और पंजाब है। उस हद तक बलोच पहुंच चुका है कि वो बलोच अपनी घर में आज बैठने से डरता है। क्यों कि आए दिन कोई मुझे उठा दिया जाए तो उसके बाद मेरी मकसूदा लाशें फेंक देते हैं रोडों के ऊपर। जिन लोगों को नहीं पता है बलोचों ने क्यों पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ युद्ध शुरू किया है, क्यों जान की बाजी लगाते हैं, क्यों सिर पे कफन बांधते हैं,
वो बलूचिस्तान को आज पीओके से समझ सकते हैं। पीओके में धरने के पीछे सिर्फ 2 मांगे उठी, बिजली और आटा। ये समस्या हर विकासशील देश में होती है। जब पीओके ने पाकिस्तानी सरकार से पाकिस्तानी सेना से आटा मांगा तो उसके बदले में गोली मिली। पाकिस्तान में 1 किलो आटा की कीमत 150 पाकिस्तानी रुपए है, जबकि बंदूक की गोली की कीमत 300 रुपए। गोली से सस्ता आटा है। लेकिन पाकिस्तान में आटा पाकिस्तानी सेना के लिए है और गोलियां पीओके के लिए। जब पीओके में खून की होली से बगावत नहीं रुकी तो मुनीर ने विद्रोह दबाने के लिए भूख हड़ताल का प्लान बनाया। ना मुनीर भूख हड़ताल करेगा, ना मुनीर भूख हड़ताल नहीं करेगा, बल्कि आसिम मुनीर पूरे पीओके को भूख से तड़पाना चाहता है, भूखा मारना चाहता है। अभी अभी जो ताज़ा इतलात आ रही हैं कि पाकिस्तान रेंजर्स ने आज़ाद कश्मीर का फूड ब्लॉकेज शुरू कर दिया है। दानगली से, मंगला से इस तरफ से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हर आने जाने वाली गाड़ी की तलाशी ली जा रही है। तमाम उनसे जो भी खाने की चीज़ उनके पास होती है वो ले ली जाती है, वो जब्त की जा रही हैं। कुछ लोगों ने इतला दी है कि रस के पैकेट 1 आध या 2 थे उनके पास, वो ले लिए गए हैं। बच्चों से स्वीट्स तक ली जा रही हैं और कुछ लोगों से फ्रूट जो केला वगैरह कुछ खाने के लिए उनके अपने पास था वो तक ले लिया गया। पानी की बोतलें निकाली जा रही हैं और एक इतलात के मुताबिक जो है वो सब्जियों के जो ट्रक या गाड़ियां सप्लाई के लिए इस तरफ आ रही थी उनको भी रोक लिया गया है। और फिर बताया जा रहा है कि डीजल और पेट्रोल की भी ब्लॉकेज वो हो रही है। कोई चीज आजाद कश्मीर की तरफ नहीं आने दी जाए। सेना बंकर वहीं बनाती है जहां पर उसको खतरा होता है। जैसे एलओसी में पाकिस्तानी सेना ने बंकर्स बनाए हैं, लेकिन अब पीओके के अंदर पाकिस्तानी सेना बंकर्स बना रही है, क्योंकि जो कत्लेआम उसने मचाया है उसका जवाब तो मिलेगा उसे। मुजफ्फराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बंकर भी बनाए गए हैं। इसके अलावा दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में इतलात के मुताबिक जो है कुछ जगहों पर जो है वो आज़ाद कश्मीर पुलिस ने जो ऑपरेशन भी किए हैं और मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो छापे पड़े हैं, जिसके बाद कोर मेंबर जो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो हुकूमत की जानिब से कलअदम करार दी गई है, उसके जो कोर मेंबर हैं राजा सुहेब जुवैद, उनके घर पर भी जो है छापा मारा गया है। वहाँ पर अहले मोहल्ला के ऊपर जो है वो भी जो उधर फायर किए गए हैं आज़ाद कश्मीर पुलिस की जानिब से। इसके साथ साथ जो घरों के शीशे हैं वो भी तोड़े गए हैं। और टांगा स्टैंड का इलाका है जहाँ पर एक निजी मीडिया हाउस था, उसके दफ्तर को भी जो तोड़ा गया है। उसके जो सिस्टम थे, उनके स्टूडियो को, उनके कैमरों को भी जो तोड़ा गया है। पीओके में हर रोज लोग मारे जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना पीओके वालों के घरों में लूटपाट मचा रही है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को ये सब दिखाना मना है। पाकिस्तान में पीओके से ज्यादा ईरान फिलिस्तीन की बातें होती हैं। देखिए, फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, वहाँ भी हमारा मीडिया गया है, पाकिस्तान का मीडिया गया है। ठीक है, हर मुल्क में जाता है। यहाँ कौन सा बम बरस रहा था। पाकिस्तान का मीडिया एक ऐसा मीडिया है कि खुदा ना ख्वास्ता ये जो एटम बम बनता है इसमें यूरेनियम इस्तेमाल होता है, प्लांट लगते हैं। तो अगर ये भी ऐसे बन रहा होता तो आज उन्होंने चला देना था कि हमने आज़ाद कश्मीर से 50 एटम बम बरामद कर लिया है। ऐसा था जाली मीडिया है ये।